हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ धारावाहिक बहुप्रचलित और 90 के दशक का धारावाहिक रजनी पर आपके साथ चर्चा करने आई हूँ। रजनी मन्नू भंडारी, कक्षा 10 में भी आपने उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी के रूप में पढ़ा था। हालांकि ये पटकथा, ये धारावाहिक का अंश, एक एपिसोड यहाँ इसी वर्ष पुनः सम्मिलित किया गया है। इससे पूर्व ये काट दिया गया था। पटकथा आपके सिलेबस में भी है, कथा पटकथा लेखन। पटकथा से तात्पर्य होता है जब हम उसको स्क्रीन पर फिल्माते हैं, शूटिंग करते हैं। खैर, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले आपके साथ मन्नू भंडारी, उनके जीवन परिचय पर संक्षिप्त में प्रकाश डाल देती हूँ। आप सभी भली भांति जानते हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में 1931 में हुआ था। उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अजमेर में पूरी हुई थी और इसके बाद उन्होंने एमए हिंदी में किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इन्होंने कलकत्ता तथा मिरांडा हाउस में बतौर प्राध्यापिका यानी प्रधानाचार्य, मिरांडा हाउस बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है दिल्ली में, इस पद पर कार्य किया। और साहित्यिक उपलब्धियां, जैसा इन्होंने अपने उस आत्मकथा में भी लिखा है कि इनके सभी पात्र जो है इनके पास पड़ोस के लोग ही होते हैं। हालांकि कोई भी जब हम कहानी रचना लिखते हैं तो कोई ना कोई उसका आधार होता है, या तो कोई पात्र होता है, या कोई घटना होती है, या मन में कोई भाव विचार आता है। उन्हें देखते हुए बहुत सारी संस्थाओं ने इन्हें पुरस्कृत किया। हिंदी अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया, दिल्ली के शिखर सम्मान से भी, जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था, कोलकाता की भारतीय भाषा परिषद, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान के द्वारा भी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जीवन में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, हासिल की। इनके कुछ कहानी संग्रह है: एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। उपन्यास में जो प्रमुख हैं: आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान। ये इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। और पटकथाओं में प्रमुख रूप से आता है रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि आदि। अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं, जो इनके द्वारा बहुचर्चित धारावाहिक रहा है। ये 90 के दशक में, उस समय जब बहुत अधिक डेली सोप नहीं हुआ करते थे और रोजाना आता भी नहीं था, वीकली आते थे। ब्लैक एंड वाइट टीवी ज़्यादा हुआ करते थे, कलर टीवी भी नहीं होते थे। तो रजनी, इसकी पटकथा इन्होंने लिखी है। कोई भी देखिए, यदि नाटक मंच पर किया जाता है तो उसके लिए भी कहानी लिखी जाती है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं, पर जब हम उसको स्क्रीन पर प्ले करते हैं, फिल्माते हैं, तब उसको पटकथा कहते हैं। रजनी धारावाहिक, इसका हर एपिसोड अपने आप में एक अलग एपिसोड था और पूरा संपूर्ण था। यानी एक समस्या को समाज में व्याप्त, चाहे वो सामाजिक समस्या है या राजनैतिक समस्या है, उसको इसमें उठाया जाता था और अंत तक उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता था। प्रस्तुत अंश जिसमें शिक्षा के व्यवसायीकरण को उठाया गया है। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है ये, परंतु फिर भी बहुत सारे ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं कि जो इन कार्यों को अंजाम देते हैं। ऐसी संस्थाएं या तो उनकी मजबूरी कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में उन्हें वेतन नहीं दिया जाता, या मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण, बच्चों को ट्यूशन के लिए बाध्य करना, और जब वो ट्यूशन ना पढ़े तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना, क्योंकि यदि हम बच्चे के अनावश्यक, बच्चे को आवश्यकता नहीं है ट्यूशन की और हम उसे बाध्य कर रहे हैं तो वो गलत है। और यदि बच्चा ट्यूशन नहीं ले रहा है, हम उसके मार्क्स काट रहे हैं, उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो वह भी गलत है। और यहां बात शिक्षा निदेशक तक, पहले प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के पास जाती है रजनी, फिर
शिक्षा निदेशक के पास जाती हैं तो वहां बड़ी उदासीनता दिखाई देती है कि कोई बात नहीं, यदि वो एक ट्यूटर से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो कोई बाध्यता थोड़ी है, दूसरे से पढ़वा ले, बच्चा वीक है तो पढ़वाना तो पड़ेगा। यानी वो उसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। तो मुख्य बात इस धारावाहिक में यही है। कुल मिलाकर इसमें हालांकि अलग अलग नहीं दिए गए हैं, पर 7 दृश्य यहाँ दिए गए हैं और 7 दृश्य में हालांकि रजनी का जो पति है रवि, वो भी इस तरफ से उदासीन है क्योंकि वो स्वार्थी स्वभाव का, स्वकेंद्रित स्वभाव का है। और आमतौर पर सभी लोग जब तक अपने पर कोई मुसीबत नहीं आती है, कोई समस्या नहीं आती है, तब तक खड़ा नहीं होता है। दूसरों पर है तो वो खुद झेले, जब हमें कोई परेशानी होगी तब हम सामना करेंगे। तो इस तरह की मानसिकता अच्छी नहीं होती है और वो रजनी पर कटाक्ष भी करते हैं। हालांकि रजनी जब कहने पर आती, क्योंकि वो एक जुझारू महिला है, अन्याय का विरोध करने वाली है, इसीलिए वह उसको भी नहीं बख्शती और उसको भी वो खरी खोटी सुना देती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं और पहला क्वेश्चन है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही ऑप्शन है वह यानी रजनी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी क्योंकि वह एक जुझारू महिला थी और वह विरोध करना बखूबी जानती थी। दूसरा अच्छा सा एक प्रसंग दिया गया है, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए, यह कोई मजबूरी तो है नहीं। इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए यह बताइए कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही लगता है या गलत लगता है और क्यों लगता है। देखिए, यह संवाद उन्होंने जब रजनी शिक्षा निर्देशक के पास जाकर कहती है कि बच्चे को अनावश्यक रूप से बाध्य किया जा रहा है ट्यूशन के लिए और ट्यूशन ना पढ़ने पर उसके मार्क्स काटे गए हैं, तो शिक्षा निदेशक कहता देखो बच्चा कमजोर होगा तो ट्यूशन तो पढ़वाना पड़ेगा, वहां नहीं संतुष्ट लग रहे तो वो कहीं और जाकर पढ़वा ले। यह उनकी उदासीनता दिखाई देती है और यह वाक्य मेरे अपनी व्यक्तिगत यदि राय मानी जाए तो गलत है। शिक्षा व्यवसायीकरण का मुद्दा नहीं है, इसका व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि आप देखिए वह भी जमाना था कि जब गुरुकुल में बच्चे रहते थे, पूरे टाइम गुरुजी के यहाँ ही रहते थे। आज तो छात्रावास हो गए, हॉस्टल हो गए हैं, और जब हमें ठीक प्रकार से वेतन दिया जाता है तो हम बच्चों को क्यों बाध्य करें, और पर्याप्त समय होता है स्कूल में पढ़ाने के लिए। भाई यदि ऐसा लगता है तो विद्यालय में ही आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। कोई ऐसा व्यवसायीकरण हमें शिक्षा का नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वाक्य पूर्णतः गलत है। तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसाकर कही गई यह बात किसने किस प्रसंग में कही? ये रजनी के पति रवि ने इस अमित वाले मुद्दे में, जब वह इसको आंदोलन का रूप देती है उस समय कही। इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है? जैसा मैंने पहले भी बताया है कि वह स्वकेंद्रित स्वार्थी स्वभाव का है। जब तक अपने पर समस्या ना आए, संकुचित विचारधारा का है, तब तक हम सामने नहीं आएंगे, जबकि रजनी ऐसी नहीं है। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब हो जाता तो रजनी यह आंदोलन ना कर पाती, संपादक रजनी का साथ न देता तो यह बात कुछ लोगों तक तो पहुंच पाती पर जन समुदाय तक ना पहुंच पाती, और जितना बड़ा आंदोलन उसने खड़ा किया था और शिक्षा विभाग को झुकना पड़ा था, ऐसा ना हो पाता। पाठ के आसपास में कुछ आवश्यक क्वेश्चन हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। गलती करने वाला ही तो गुनहगार नहीं है, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? देखिए, अपराध करने वाला तो गुनहगार होता ही है, हालांकि उसका मन कचोटता रहता है उसे कि तू गलत कर रहा है, पीड़ा वह सहन करता है, पर जो बर्दाश्त करता है वह भी बराबर का गुनहगार होता है। अधिक गुनहगार अपराध करने वाला, अन्याय करने वाला ही होता है। स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? देखिए,
आमतौर पर स्त्री के विषय में धारणा होती है तो बड़ी सहनशील है, कुछ नहीं बोलेगी, अन्याय करते जाओ, जवाब नहीं देगी, बर्दाश्त कर लेगी। परंतु प्रस्तुत धारावाहिक में, प्रस्तुत अंश में रजनी को एक जुझारू, संघर्षशील, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाली महिला दिखाया गया है। और यदि आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी ने देखा था। उस समय बहुत ज्यादा सीरियल जैसे आ जाते हैं डेली के हिसाब से नहीं आते थे। हम लोग का जमाना था, बुनियाद का जमाना था, जो कुछ शिक्षा भी देने वाले होते थे। पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण ब्रैकेट्स में कोष्टक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? स्टेज के पीछे पहले तो बड़ा सा बैनर लगा होना चाहिए जिस पर हमारा एजेंडा लिखा जाना चाहिए कि हमारा मुद्दा क्या है। मीटिंग स्थल का प्रवेश करने वालों का जोश में पूरे उत्साह के साथ आना जाना होना चाहिए। स्टेज पर कुर्सियां भी लगी होनी चाहिए, माइक की व्यवस्था भी होनी चाहिए और रजनी को अपने पूरे डायलॉग्स अच्छी तरह से कंठस्थ याद होने चाहिए। तालियां आवश्यकता अनुसार समय समय पर बजती रहनी चाहिए। इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, मगर गिनती करें तो कुल मिलाकर 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? देखिए, एक बात सुनिए, इसमें अलग अलग दृश्य नहीं दिए गए। ऐसा नहीं है कि उन पर दृश्य लिखा गया है कि ये दृश्य 1 है, ये दृश्य 2 है, ये दृश्य 3 है, लेकिन उनको अलग अलग हमारे सामने लिखकर प्रस्तुत किया गया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस एपिसोड में, इस धारावाहिक में, इस एकांकी में पूरे 7 दृश्य हैं जिनको यहाँ फिल्माया गया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में आपके समक्ष किसी अन्य विषय पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।